हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में इंडियन पॉलिटी का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अगस्त मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में डेटा शेयर किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना डोनेशन दिया गया। उन्होंने कहा कि डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड से 10,000 करोड़ का मार्क क्रॉस कर गया है। इसी रेफरेंस में इलेक्टोरल बॉन्ड्स न्यूज में आए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने के लिए और इन्हें इनकैश करने के लिए। मामला बिल्कुल साफ है। अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है 2,000 रुपए से ज़्यादा कुछ भी, तो आपको ये अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देना होगा। आप चाहिए एसबीआई में उन्हें पैसे जमा करिए और एक इलेक्टोरल बॉन्ड आपको मिल जाएगा। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जाइए, जिस पार्टी के नाम पे आपने इसे इशू करवाया है उस पार्टी को दे दीजिए। उस पार्टी के लिए जिम्मेदारी होगी कि वो विद इन 15 डेज इसे एसबीआई में जाके जमा करें और इनकैश कर लें वो डोनेशन जो आप उन्हें देना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदता है उसका नाम उस बॉन्ड पे नहीं होता, मतलब कि ये अनोनिमस डोनेटिंग होती है। एक प्रकार का डोनेशन होता है जिसमें डोनेटर का नाम या जो डोनर है बेसिकली उनका नाम नहीं मेंशन किया जाता। 15 दिनों के भीतर इसे इनकैश करवाना होगा। काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट है। पॉलिटिकल पार्टी इसे इनकैश करवा ले ऑन टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसे कोई एलिजिबल पार्टी ही रिडीम करवा सकती है। जिस पार्टी के लिए उसे बनाया गया है केवल वही उसे रिडीम करवा पाएंगे। एसबीआई इसे कई डिनोमिनेशंस में इशू करता है, जैसे ₹1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। इस अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। बॉन्ड्स कोई भी इंडिया का सिटीजन खरीद सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन, इन दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड की परचेज को ओपन किया जाता है। कोई जाके खरीद ले। केवल वही पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंड्स रिसीव कर सकती है जिन्हें रजिस्ट्रेशन मिला हो सेक्शन 29A के माध्यम से अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। एक स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि जो भी पिछला लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ है उसमें उन्हें कम से कम 1% वोट मिले हों तो ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फंड्स ले सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @ 2047 के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में इसमें पार्टिसिपेट किया। देखिए, इसके दौरान कई सारे और इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को लॉन्च किया गया, नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल भी लॉन्च किया गया। खैर, पोर्टल पे हम बात नहीं करेंगे। और कई सारे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया गया। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ऑर्गेनाइज किया गया पावर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो इंडिया का पावर सेक्टर है वो अपनी ग्रोथ अटेन कर रहा है। तो ये तो एक फंडामेंटल बात हो गई इस इवेंट के बारे में। हम बात करते हैं रिवैम्प्ड बेस्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के बारे में। ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम इसलिए है ताकि जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है डिस्कॉम कंपनीज की, वो कंपनीज जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या पावर डिपार्टमेंट, उन्हें और स्ट्रेंथन किया जाए। ध्यान दीजिएगा, इट्स एक्सक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इस स्कीम का हिस्सा नहीं है और इस स्कीम के माध्यम से उन्हें कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा, क्योंकि हमारा डिस्कॉम सेक्टर हमेशा लॉस में रहता है, वो फायदे में आ जाए। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनका हम एटीएनसी लॉस कम करें, दैट इज एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। जब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो बिजली कम होती है, उसका लॉस होता है, उसे कम करना है 12 से 15% तक 2024-25 तक। हमें एसीएस एआरआर गैप को भी कम करना है, इनफैक्ट ले आके उसे 0 पे मेंटेन करना है 2024-25 तक। एसीएस का मतलब होता है एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ सप्लाई। बिजली को सप्लाई करने में कुछ पैसे खर्च होते हैं। और एग्रीगेट रेवेन्यू रियलाइज्ड एआरआर, आपको जितना खर्चा लगा सप्लाई करने में और कितना आपको मिला, इसके बीच में अक्सर एक गैप रहता है और वो गैप होता है मान लीजिए 50 पैसे का। किसी राज्य में ये 38 पैसे होता है, किसी राज्य में ये 70 पैसे हो जाता है। आप 7 रुपए ले रहे हैं और आपको इतने का लॉस हो जा रहा है, तो दिक्कत है। हमें इसे 0 पे लेके आना है। इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी डिस्कॉम कंपनीज की बेहतर करनी है, उनकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को भी बेहतर करना है, ठीक है। फर्दर इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये इसे इंप्लीमेंट करेंगे। स्कीम 2025-26 तक अवेलेबल रहेगी। कुछ और प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए गए, दैट इज रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो तेलंगाना में है। तेलंगाना में लोकेटेड है। ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग
सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है, पीवी प्रोजेक्ट है, जहां पे 4.5 लाख मेड इन इंडिया सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स लगाए गए हैं। तो ये सबसे बड़ा हो गया। दूसरा है कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट केरला, ये केरला में है, ये दूसरा सबसे बड़ा है। यहां पे 4.5 लाख पीवी मॉड्यूल्स हैं, यहां पे 3 लाख पीवी मॉड्यूल्स हैं। पीवी का मतलब है फोटोवोल्टिक। नोक सोलर प्रोजेक्ट जो राजस्थान में है, ये लार्जेस्ट डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट है, जहां पे इंडिया के कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। हाई वेटेज बाइफेशियल पीवी मॉड्यूल्स यहां पे इस्तेमाल किए गए हैं और ट्रैकर सिस्टम पे लगाया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लेह में, इसके माध्यम से 5 फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वहां पे चलाया जा रहा है। अगर ये बढ़िया चल गए तो और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाया जाएगा, जिससे कि वहां पर पोल्यूशन नहीं फैलेगा। और अगला है कावास ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस प्रोजेक्ट, जो कि गुजरात में लग रहा है। ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है, जिससे हम नेचुरल गैस के यूसेज को कम करेंगे और हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, वो ऑफिशियल्स के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, तो पहले प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 45 डेज था, उसे घटा के 30 डेज कर दिया गया है। मैं आपको एक बात और बताता हूं, यह आर्टिकल आपको गवर्नेंस के सेक्शन में एग्जाम्प्लिफिकेशन के काम आ जाएगा। अगर आप गुड गवर्नेंस के ऊपर कई सरकार का इनिशिएटिव लिख रहे हैं, तो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं कि अब इस मॉनिटरिंग सिस्टम में ग्रीवांस के लिए टाइम रिड्यूस कर दिया गया। ये गुड गवर्नेंस का तो एग्जाम्पल है ना, कि हम जो गवर्नेंस है उसे और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीजी ग्राम ये एक ऑनलाइन वेब इनेबल्ड सिस्टम है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने मई 3 इसको डेवलप किया है। यह एसोसिएटेड है डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस के और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, यानी कि DARPG, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के तहत आता है। अगर किसी को कोई समस्या है गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को लेकर, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रख सकते हैं। पहले इन्हें 45 डेज के भीतर एड्रेस करना होता था और अभी 30 दिनों के भीतर। मतलब ये गुड गवर्नेंस की ओर एक और बढ़िया सा कदम है। इसके माध्यम से इफिशिएंट वे में लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में है। विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल ने अभी हाल ही में अपनी शपथ ली है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे, और इन्हें ये शपथ दिलवाई गई है हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में। देखिए, इस संस्था की बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक रेजोल्यूशन के माध्यम से 1964 में बनाया गया था। इस लिहाज से ये ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही स्टैच्यूटरी बॉडी थी। इसको बनाने के लिए जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो संथानम कमेटी के द्वारा दी गई थी। ये एपेक्स बॉडी थी जो करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए तैयार की गई। इसका काम था कि जो भी काम चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, उस पर विजिलेंस रखना, देखरेख करते रहना कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, करप्शन तो नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट ने इसके लिए 2003 में एक कानून बनाया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, CVC एक्ट, और उसके माध्यम से इसे स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती, सीधे पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अपनी रिपोर्ट भी ये प्रेसिडेंट को ही सौंपते हैं और बाद में प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे देते हैं। इनके फंक्शंस की बात करें तो ये सुपरिंटेंडेंस एक्सरसाइज करते हैं, सुपरवाइज करते रहते हैं CBI की जो भी फंक्शनिंग है, बिकॉज इनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत काम करने की। तो करप्शन का कोई मामला अगर आता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक थोड़ा स्पेसिफिक बात है जिसको लेकर CVC को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इनके पास अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं होती। अगर इन्हें इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो ये CBI के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ और जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IB वगैरह हैं, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो जब CBI के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो ये किसी और एजेंसी को लगा देते हैं, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। जबकि CBI अपने आप में काफ़ी इंडिपेंडेंट है, उनके पास अपनी इन्वेस्टिगेशन विंग होती है, उनको अधिकार मिलते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। तो ये बात कही जाती है कि CVC के पास अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन विंग होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, थोड़ा और इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकें। कॉम्पोजिशन में मल्टी मेंबर कमीशन है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 मेंबर होते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? देखिए, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन वो एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट करते हैं। उस कमेटी में एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरे यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वो भी होते हैं। कई बार होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन LOP बनने के लिए उस पार्टी के पास कम से कम 10% सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में। अगर वो नहीं है तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन बन नहीं पाते। इन दैट केस जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी लोकसभा में, उसके लीडर को चुन लिया जाएगा इस कमेटी में। इनका जो टर्म होता है वो या तो 4 साल का होगा या 65 ईयर्स, जो भी पहले पूरा हो जाए। बहुत ही कम संस्थाएं हैं, अक्सर जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, 6 साल का होता है। यहाँ पे CVC है जिसका 4 साल का होता है। इन्हें रिमूव करने की कई सारी कंडीशंस हैं जिसमें प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। ग्राउंड्स हो सकते हैं बैंकरप्सी, वो अनसाउंड माइंड के हों, उनका बॉडी एंड माइंड अच्छे से काम ना कर रहा हो, इन्हें किसी क्राइम के लिए जेल की सज़ा हो गई हो, या उन्होंने कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ले लिया हो,
या कोई और फाइनेंशियल इंटरेस्ट वो अटेन कर रहे हों जिससे उनका जजमेंट प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पे भी, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है वो इंक्वायरी में गिल्टी पाए गए प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के, तो भी उनको पद से हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे मिसबिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया हो। मिसबिहेवियर का मतलब ये है कि जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो उसको अच्छे से परफॉर्म ना कर रहे हों। और इनकैपेसिटी का मतलब ये है कि किसी कारणवश वो उन जो जजमेंट्स हैं या जो इन्वेस्टिगेशन हैं उनको करने में कैपेबल ही ना हो, अपना काम करने में सक्षम ना हो जो उनके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं इन्वेस्टिगेशन की। बाकी अगर वो चाहें तो प्रेसिडेंट को रिजाइन भी कर सकते हैं बाई राइटिंग। वो बात करता है एमपी प्रिविलेजेस के बारे में। देखिए, भारत के जितने सांसद होते हैं, क्योंकि वो संसद का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यानी एक नॉर्मल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, इन्हें कुछ एक्सेप्शनल राइट्स मिलते हैं जिसे हम कहते हैं प्रिविलेजेस। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको एक विशेष अधिकार दिया जाता है। क्यों? ताकि वो अपना कार्य बिना किसी दबाव, बिना किसी डर के कर पाए। भारत में एमपीज़ को जो प्रिविलेज मिला हुआ है वो किसके तहत मिलता है, पहले ये बताइए। तो वो आर्टिकल 105 के तहत दिया जाता है। और दो तरह के ऐसे प्रिविलेज दिए जाते हैं, दो कैटेगरीज हैं इसकी। एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेज, यानी एज अ ग्रुप सभी पार्लियामेंटेरियन को, और एक एज एन इंडिविजुअल। कलेक्टिव का एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे वो चाहें तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से किसी को भी बाहर भेज सकते हैं जो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो। वो खुद डिसाइड करते हैं कि पार्लियामेंट कैसे रन करेगा, ये उनका प्रिविलेज है। कोई बता नहीं सकता उनको, कोई कह नहीं सकता कि आप ऐसे पार्लियामेंट रन करो। पार्लियामेंटेरियंस हैव द प्रिविलेज टू हैव देयर ओन वे ऑफ कंडक्टिंग देयर बिजनेस। बट एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत स्तर पे उनके पास अधिकार होता है कि वो बिल्कुल, उनके पास कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सेशन के 40 दिन पहले, 40 दिन बाद तक वो सिविल केस में अरेस्ट नहीं हो सकते। उन्हें ये जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, इसी पर ये चर्चा हुई रिसेंटली, जहां राज्यसभा के चेयरमैन ने क्लियर किया कि ये जो प्रिविलेज है ये क्रिमिनल केस में कहीं उनको इम्यूनिटी नहीं देता। क्रिमिनल केस अगर कर दिया गया, अरेस्ट का वारंट आ चुका है, तो उनको अरेस्ट कर सकती है पुलिस। वो वहां पर नहीं कह सकते कि हम इम्यून है इस चीज़ से, क्योंकि आर्टिकल 105 के अंदर जो इनको दिया हुआ है अभी तक प्रिविलेज, वो सिविल केसेस में है, ना कि क्रिमिनल केसेस में। अगर मैं पूछूं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत होती है, तो चार्टर एक्ट जो इंडिया का था 1833 का, ब्रिटिश इंडिया का चार्टर एक्ट, वहाँ पे हम पहली बार देखते हैं कि इंडिया में बात की गई थी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। उसके बाद जो प्रिविलेजेस हैं ये आज़ादी के बाद कंटिन्यू किए गए। क्यों दिए जाते हैं भाई? क्योंकि उनको फ्रीडम मिल पाए काम करने की, अपनी कोई लायबिलिटी ना हो उनके प्रति जब वो कार्य कर रहे हों। तो अभी जो रिसेंट ये जजमेंट आया, ये कहा गया है कि प्रिविलेज में से जो एक प्रिविलेज था कि 40 दिन पहले तक और 40 दिन बाद तक कोई सिविल केस की उनके ऊपर कमेंसमेंट नहीं हो सकता, जब वो मीटिंग में हो या सेशन के अंदर हो। और क्रिमिनल मैटर्स में हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी चेयरमैन ने भी क्लियर किया कि क्रिमिनल मैटर्स में एक आम इंडिविजुअल जो है, आम नागरिक, उसके बराबर ही अधिकार है एक एमपीज़ के पास। तो यदि उनके खिलाफ वारंट आया तो उन्हें समन को मानना पड़ेगा, अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ आ सकता है। ये हो गई एमपी प्रिविलेज की बात। कहाँ से शुरू हुआ, कौन सा आर्टिकल कवर करता है ये, ठीक है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आई होप याद होंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो इस केसेस में आई हैं। एक, इससे पहले के आनंदन नाम्बियार केस हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि कोई स्पेशल स्टेटस उन्हें प्राप्त नहीं है, कि भाई वो अरेस्ट नहीं होंगे, डिटेन नहीं होंगे जब सेशन चल रहा हो, कि उनके पास, कोर्ट ने ऐसा कहा था कि ऐसा कोई विशेष पोजीशन नहीं है। ट्रू, ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। एक और केस था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत, जहां कहा गया कि प्रिविलेज इम्यूनिटी प्राप्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रिविलेज इम्यूनिटी का इस्तेमाल वो करे जजमेंट से भागने के लिए या अपनी कोई क्राइम करके भागने के लिए। ये जो प्रिविलेज इम्यूनिटी दिए गए हैं, ये किस लिए दिए गए हैं? ये उनके फ्री एंड फेयर कंडक्ट के लिए दिए गए हैं, ताकि बिना किसी व्यवधान के वो कार्य कर पाएँ। क्रिमिनल लॉ से बचने के लिए ये इम्यूनिटीज़ उनको नहीं दी गई हैं। ऑलरेडी के आनंदन केस में और के अजीत केस में ऐसा बोला जा चुका है। अब राज्यसभा के चेयरमैन ने भी ऐसा बोल दिया, तो ये और ज़रा स्ट्रांगली सामने आता है। तो इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए इस केस में। देखिए, आप लोग कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे होंगे कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है और अगले साल प्रिपेयर करना चाहते हैं, मगर उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी वो जो स्पीड है उसको मेंटेन कर पाएंगे, कैसे वो अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे बार बार। तो ऐसे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया, विच इज़ मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 2023। इसके अंदर आपको मंडे टू फ्राइडे आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा सबसे पहले, ताकि आपको पता लग जाए कैसे आपको प्रिपेयर करना है। उस शेड्यूल को आप एक हफ्ते, मंडे से लेकर फ्राइडे तक उसको पढ़ेंगे, जो भी होगा उसको रिवीजन करेंगे, और सैटरडे को आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होगा। ऑब्वियसली वो चेक होगा, आपको पता लगेगा क्या परफॉर्मेंस है। जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसी के अंदर आपको कुछ मेंस के टेस्ट दिए जाएंगे, जो संडे को आप देंगे। ये टेस्ट आपका इवेलुएट होगा, चेक किया जाएगा, आपको इसके हिसाब से पता लगेगा क्या कमियां हैं, क्या आपको और करना है। ये इवेलुएशन एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा, यानी आप
इस हफ्ते आपने टेस्ट लिखा, अगले हफ्ते टेस्ट देने से पहले आपके पिछले हफ्ते का टेस्ट आपका मेंस वाला भी चेक हो गया, आ गया, प्रीलिम्स के मार्क्स आपको पता लग गए कहाँ कमियां हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप हर हफ्ते या फिर जब अपना टेस्ट इवेलुएट हो गया उसके बाद आप चाहें तो मेंटोर से भी जाके मिल सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ये कोर्स लेते हैं तो ये कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। इसमें आपके प्रीलिम्स मेंस सब कुछ कवर कराया जाएगा। ये पूरी तरह से कोशिश है हमारी आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करने की, एक सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ हर हफ्ते आप पढ़ रहे हैं, आपको पता लग रहा है क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो आप अपने किसी मेंटोर से जाके मिल सकें, उनसे फीडबैक ले सकें। अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो dpp.onlyis या जो स्क्रीन पे फ़ोन नंबर्स मिल रहे हैं आप उस पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सारे सेक्शनल टेस्ट, सीसेट वगैरह सब कवर कराया जाएगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है फॉर योर प्रैक्टिस, सेल्फ प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन, जिसके तहत आप अपने मार्क्स के ऊपर काम कर सकते हैं। मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 2023। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इस्टेब्लिश किया है एक फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। किस मंत्रालय के अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। देखिए ऑलरेडी एक आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है फॉर एलोपैथी जो नॉर्मली हम फॉलो करते हैं उसके लिए। ये एक नया रिसेंट ऑटोनमस बॉडी बनाया गया है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। ताकि देखिए जो आईपीसी होता है यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये असल में ये देखता है कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक के स्टैंडर्ड कैसे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह उनको मेंटेन करना है। तो अब ये जब आयुष के लिए बनाया गया तो ये काम करेगा कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक ड्रग में क्या स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनकी टेस्टिंग लेबोरेटरी या क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए, इसको सिस्टमाइज करने के लिए, इसको ढंग से काम करने के लिए कोशिश है ये। तो इसके अंदर जो कोशिश ये है कि अब बेहतर तरीके से कोहेसिव डेवलपमेंट हो पाए आयुष ड्रग्स का। उनके अंदर जो उनके फार्मूलाज होते हैं जिस पे उसको पब्लिकली प्रोवाइड किया जाए, उनके ऊपर काम किया जाए ताकि होलिस्टिकली वो डेवलप हो पाए। अभी तक अलग अलग स्टैंडर्ड होम्योपैथी का अलग चल रहा है, आयुर्वेदा का अलग चल रहा है, तो इन सबको साथ लाने की कोशिश है ये। तो ये सब होता है आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के अंतर्गत। ये एक स्टैच्यूटरी बोर्ड है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को बताता है कि कैसे उनको जो ड्रग्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ टेस्टिंग करनी है, कितने टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, कितनी मात्रा में, कितना स्टेबिलिटी कितना प्रोडक्ट के अंदर होता है। जैसे दवाई बनी तो क्या कितना लगेगा, क्या कितने समय के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कहाँ पे उसको स्टोर करना है, जितनी भी स्टैंडर्डाइजेशन की चीज़ें होती हैं वो सब रिकमेंड कोई तो बॉडी करती है ना। तो होम्योपैथी की तो ये जो हमारी इंग्लिश दवाई हैं उनकी तो अलग एक स्टैंडर्ड बॉडी है। ये स्पेसिफिकली आयुष के लिए है, यानी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है जो दिखा रहा है कि गवर्नमेंट कोशिश करिए इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने की, विच इज़ योर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, जानते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाने वाली है जिसको अभी बिल लोकसभा में डिबेट के अंदर काफ़ी विवाद जिस पे मचा है। तो क्या विवाद है, जरा ये जान लेते हैं। देखिए नॉर्मली क्या है कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन करती है? मेजरली पब्लिक कंपनीज करती हैं, प्राइवेट कंपनीज करती हैं। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है जिसके तहत राज्य और जो यूनियन गवर्नमेंट है दोनों ही इसके ऊपर नियम बना सकती हैं। अब जो कुछ बदलाव किए गए हैं उसके अंदर समस्या ये की गई है कि एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, सेक्शन 42, जिसमें अमेंडमेंट करके नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। यानी अब अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी चाहे तो वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खोल सकती है और वो सप्लाई कर सकती है। कोई प्राइवेट कंपनी जैसे कोई प्राइवेट कंपनी आपको बिस्किट्स बेच रही है उसी प्रकार से आपको बिजली बेच पाएगी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उनको लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस लेने के बाद वो सप्लाई कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी। तो वो लाइसेंस लेंगी कहाँ से? उनको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट का ये है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लाइसेंस दे रही है बड़ी बड़ी कंपनीज को, ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर भी आता है। तो एक मुद्दा तो ये आ गया। दूसरा मुद्दा ये है कि प्राइवेट कंपनीज को जब ये दिया जाएगा तो क्यों दिया जा रहा है ये? तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जैसे प्राइवेट कंपनीज और ज़्यादा इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का पार्ट बनेंगी तो अभी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इलेक्ट्रिसिटी का उसमें कई सारी समस्याएं हैं। एक काफ़ी इनएफिशिएंट है वो, हमारा बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस है वो ट्रांसमिशन में होता है, बिजली बनने से आप तक पहुंचने तक बहुत सारा लॉस हो जाता है। सप्लाई चेन में जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने के लिए नई कंपनी आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डिस्कॉम्स ढंग से काम नहीं कर रही वो अब सुधर जाएंगी। यहाँ एक और ख़ास बात ये दी गई थी कि जो पब्लिक सेक्टर की इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, जो पब्लिक नेटवर्क है, सरकारी नेटवर्क है, उनका इस्तेमाल प्राइवेट कंपनीज भी कर पाएंगी बिजली प्रोवाइड करने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन होगा, जो कंपनी बेहतर प्रोवाइड करे आप उससे बिजली ले सकते हैं। कंपटीशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, पावर सप्लाई बेहतर होगी। ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, जो स्टेट गवर्नमेंट हो और जो विपक्षी पार्टियां हैं इनका ऐसा इस पर ये संदेह ये किया जा रहा है कि एक तो ये लाइसेंसिंग हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की और
इसमें एक चीज़ ये की गई है कि जो लाइसेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो अधिकार क्षेत्र है वो बाहर हो जाएगा। और नॉर्मली एक पावर सप्लाई कंपनी को लेकर एक बात होती है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन। यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन मतलब यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन, इसका मतलब होता है कि जो भी बिजली की कंपनियां होती हैं उनका ये एक ऑब्लिगेशन होता है कि हर जगह वो हर व्यक्ति को बिजली सप्लाई देंगे, क्योंकि एक तरह से आपका एक बेसिक नीड है ये। अब जो ये चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर केवल जो गवर्नमेंट डिस्कॉम है, जो केवल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनकी होगी यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन। जो प्राइवेट कंपनीज है उनको जरूरत नहीं कि हर जगह वो हर व्यक्ति को बिजली प्रोवाइड करें। तो प्राइवेट कंपनीज लाइसेंस ले सकते हैं जैसे दिल्ली या मुंबई का या बेंगलोर का, हैदराबाद का, जहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, जहाँ बेहतर उनको रेट्स मिलेंगे तो वहाँ बिजली सप्लाई करेंगी वो। और जैसे गाँव की बात कर लें या छोटे शहरों की बात कर लें, वहाँ वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये इलाका जो कि एक पूरी तरह से प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बन जाएगा, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी पावर है वो जाती रहेंगी। ये एक मुद्दा है। एक ऑब्लिगेशन की बात हो गई, दूसरी प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद लाइसेंस राज बढ़ने की बात आ गई, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाएगी। जो फेडरलिज्म है इसके खिलाफ भी जा सकता है, ये कहना है। क्योंकि वर्तमान में आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी किस सेक्शन में आती है, तो कंकरेंट लिस्ट में आती है अंडर आइटम 38। अब हालांकि जो बातें की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उनका कहना यह है कि हमने इंश्योर किया है कि जो बिजली फ्री में अगर मिल रही है स्टेट को तो या किसानों को, तो वो किसानों को मिलेगी। सब्सिडीज नहीं हटाई गई हैं, लेकिन तब भी कई जो गवर्नमेंट्स हैं, कई जो लीडर्स हैं, उनका इसके ऊपर विवाद बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस के बारे में है। जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, आप इसे शॉर्ट में ईज कह सकते हो, वैसे ईज को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, बिल्कुल वैसे ही अब कहा गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को कि आप एक प्लान तैयार करिए और इसे रीजनल रूरल बैंक्स के लिए भी इंप्लीमेंट करिए। ये है क्या? देखिए, कई बार मजाक उड़ाया जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। ऑल्दो उनकी सर्विसेज स्ट्रॉन्ग हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होते हैं, अच्छी सर्विसेज भी देते हैं, लेकिन अक्सर लोग मजाक में कहते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाते हैं तो वो बात बात पे कहते हैं लंच के बाद आना। ये इंडिकेट ये करता है कि उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, वो लोगों को, ये कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाते हैं। वो कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे पाएं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए बैंकिंग सिस्टम को रोबस्ट तरीके से इनहेंस करने के उद्देश्य से ईज को लाया गया। ईज समझ में भी आ रहा है ना, कि कुछ आसानी से हो जाए। तो इसके माध्यम से हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। रिफॉर्म्स कुछ ऐसे हों जो कस्टमर सेंट्रिक हों, जिनको हम कस्टमर को ध्यान में रख के लें। फर्दर कस्टमर फर्स्ट स्ट्रैटेजी को भी ऑप्ट किया जाए और ये भी किया जाए फोकस की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी डेवलपमेंट होता रहे। जो ईज नेक्स्ट रिफॉर्म्स हैं, इनके माध्यम से कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ दोनों की सहूलियत का ध्यान रखा जाएगा। इसमें दो मेजर इनिशिएटिव्स आते हैं। पहला है ईज 5.0। देखिए, ईज कई सारे लेयर्स में चलता रहा है। ईज इनिशिएटिव आया था, उसके बाद उसका 2.0, 3.0, अभी ये इसका 5वां वर्जन है। इसमें हम कुछ कॉमन रिफॉर्म एजेंडा तैयार करते हैं जो सभी प्रकार के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा आता है बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक 3 ईयर रोड मैप। अब देखिए, हर बैंक का अपना डोमेन होता है, उनकी अपनी बिजनेस प्रायोरिटीज होती हैं। कोई बैंक जो है वो एग्रीकल्चर लोन ज़्यादा देता है, कोई बैंक है जो कमर्शियल लोन ज़्यादा देता है। इन दैट केस उनकी प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी तैयार की जानी चाहिए। तो उसके लिए 3 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा जो कि बैंक स्पेसिफिक होगा। इस 5.0 की बात करें तो इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग पे फोकस किया जाए, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया जाए, सर्विसेज को सिंप्लीफाई करें और एक कोलैबोरेटिव बैंकिंग हो जिसमें कस्टमर्स को हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जाएं। इस 5.0 जो कि इसका 5वां वर्जन है, इसमें हम न्यू एज कैपेबिलिटी को बैंकिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व करेंगे, कस्टमर्स की जो नीड है उनको फुलफिल करेंगे, कंपटीशन को और ज़्यादा रोबस्ट बनाएंगे और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे। और दूसरा 5.0 में ये बात भी है कि कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर उनका एक नेगेटिव सेंटिमेंट है उसको दूर किया जा सके। 3 साल का जो रोड मैप है, इसमें ये हर बैंक की जो उनका फोकस एरिया है उसको संज्ञान में लेकर प्रयास किए जाएंगे। इसके 5 डाइवर्स थीम्स हैं। पहला है बिजनेस ग्रोथ, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, फायदा हो, तीसरा रिस्क, चौथा कस्टमर सर्विस और 5वां ऑपरेशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये 5 पार्ट हो गए इसके। अब कौन सा बैंक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए एक इंडेक्स भी तैयार किया गया है जिसे ईज इंडेक्स कहा जाता है। इसे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन प्रिपेयर करता है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इसमें उनकी मदद करता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने ही इस इंडेक्स को कमीशन किया है। रैंक करते हैं कौन बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन खराब परफॉर्म कर रहा है। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 के बारे में, जिसमें अब जो नया एक्ट काम में आया है, ये पुलिस को अधिकार देता है कि वो चाहें
तो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सीआरपीसी के अंदर। कौन सा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वो, तो क्या आपके आइरिस का स्कैन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। रेटिना का स्कैन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं वो लिस्ट है, फिंगर इंप्रेशन, पाम प्रिंट इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, बायोलॉजिकल सैंपल्स और बिहेवियरल एट्रीब्यूट, जैसे आपके सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, जिनको पता लग पाए कि कोई काम आपने किया है किसी और ने किया है। ये प्रोसीजरल लॉ में बदलाव करके इनको दिया गया है ताकि वो ये कर पाएँ। लेकिन एनसीआरबी ये जो डेटा शेयर करता है किसी और एजेंसी के साथ शेयर नहीं करता, ये इसको प्रिजर्व करेगी, शेयर करेगी और 75 साल तक ही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। ये क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में नया जो चीज़ें ऐड की गई हैं ताकि एक क्लियर कट आइडेंटिफाई कर पाए कौन क्रिमिनल है, ताकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इजीली सॉल्व कर पाए केसेस को। इसके बारे में बात है। क्या नए चेंजेस आए गए हैं, तो क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या आप कर सकते हैं। फिंगर इंप्रेशन, पाम प्रिंट इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ्स, आइरिस रेटिना स्कैन, बिहेवियरल पैटर्न्स, सिग्नेचर्स एंड हैंडराइटिंग को आप वो आपसे ले सकते हैं। अगला आर्टिकल जो हम बात करेंगे वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो बाद में अमेंड करके लाया गया था। तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया था, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। किस आर्टिकल में आता है, 51A, राइट। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के साथ जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको जोड़ा गया। क्या ये जस्टिसेबल है, यानी आप कोर्ट में आप जा सकते हो कि इसने एक्स आदमी ने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पूर्ति नहीं की, नहीं, इट इज़ नॉट जस्टिसेबल। ये बेसिक सी चीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता होते ही आपको ये पता होना चाहिए ये सारी हैं। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं बात आ गई उसकी, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 11वां बाद में ऐड किया गया विच इज़ अबाउट अमेंड करके। तो 11वां क्या था, 11वां था टू गिव योर चाइल्ड एजुकेशन टिल 14, क्योंकि एजुकेशन फंडामेंटल राइट भी और फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी आता है। तो ये हो गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बेसिक सी कहानी जो आपको पता होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का काम केवल कुछ चीज़ों को पूरा करना नहीं होता, छोटे मोटे पर्पसेस, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस का कारण है कि सभी को शिक्षित करना, देश में जो हम भावनाओं की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, जिससे पूरा देश ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो तभी हो पाएगा जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे फोकस करेंगे। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोरो कहाँ से किए गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से इंस्पायर्ड है ये। जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहाँ से क्या बोरो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। तो जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या है कि आप पहले रिस्पेक्ट करेंगे इंडिया के आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। जो आइडियल्स हैं फ्रीडम स्ट्रगल के उसको आप फॉलो करोगे, उसको चेरिश करोगे। जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है इंडिया की, उसको आप हेल्ड करोगे, कंट्री को डिफेंड करोगे। और जब नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तो आप जाएंगे। हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड को आप बढ़ावा देंगे, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे लिंग्विस्टिक, उससे परे हटकर। जो हेरिटेज है इंडिया की उसको प्रोटेक्ट करेंगे, इंडिया की जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी पे फोकस करेंगे, सेफगार्ड करेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी, वायलेंस को दूर रखेंगे। और जितने भी आपके इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी है नेशन की, उसको हायर लेवल तक लेके जाएंगे। और छठा 11वां जो था वो ये था कि जो 6 और 14 ईयर्स के बीच के बच्चे हैं, आपकी ड्यूटी है कि वो आप उनको एजुकेशन दें। ये ऐड किया गया 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत। तो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पूरी कहानी जो आपको पता होना चाहिए। एक और जजमेंट जो इसमें फेमस है वो रंगनाथन मिश्रा कमेटी की जजमेंट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी जजमेंट 2003 की, जिसमें कहा गया था कि सोशल सैंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, न सिर्फ लीगल सैंक्शन, यानी सामाजिक रूप से भी देखा जाना चाहिए कि अगर आप देश को हानि पहुंचा रहे हैं तो वो आपकी ड्यूटी के खिलाफ है। और एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस जो जजमेंट थी उसमें कहा गया था कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल तो है। किस पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की, जरा मुझे बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक ड्यूटीज़ के बारे में जो मैंने बताया बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। कमिटी कौन सा पार्ट है, कौन सा आर्टिकल है, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कब ऐड हुई, कमिटी का नाम क्या था जिसने रिकमेंड किया था, और क्या कुछ और रिकमेंडेशन थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें पता होनी ही चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP आर कोर ऑफ योर प्रिपरेशन, प्रियम्बल, ये सब आपको अच्छे से रट्टा होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था पहले, देखते हैं उधर। प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन व्हाट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का करेक्ट आंसर होता, आई होप आपको पता ही होगा। अगला आर्टिकल बाल आधार के बारे में है। देखिए, इंडिया में आधार सबके लिए बनना था, चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चे हो। तो हाल ही में 7.9 मिलियन चिल्ड्रंस को बाल आधार दिया गया। बाल आधार और आधार में क्या फ़र्क है? देखिए, बाल आधार ब्लू कलर का होता है। नॉर्मली आप आधार जब बनवाने जाते हैं तो आपको बायोमेट्रिक्स में अपना रेटिना और अपना प्रिंट वगैरह सब देना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, केवल उसी से मैप किया जाता है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो जो बॉडी है वो एक्सपैंड करेगी और चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से रेटिना का स्कैन और फेशियल स्कैन इसमें उस तरह नहीं लिया जाता या
फिंगरप्रिंट उस तरह नहीं लिया जाता, जबकि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फेशियल इमेज ली जाती है और उससे एनरोल कर देते हैं। जब बच्चा बड़ा होगा और 5 साल से ऊपर का हो जाएगा, तब जाके वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अपनी नए बायोमेट्रिक्स देके, और आधार जो नॉर्मल आधार है वो फिर इशू कर दिया जाएगा। तो बाल आधार कैसे डिफरेंट है, ये ब्लू कलर का होता है, इसमें आप रेटिना स्कैन या फिर फिंगरप्रिंट्स नहीं लेते हैं, केवल एक फेशियल रिकॉग्निशन के लिए फोटो ली जाती है। बाकी जो पेरेंट है और गार्जियन है उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है कि ये जो व्यक्ति है ये इसके माता पिता है कि नहीं। और जब वो बच्चा 5 साल से बड़ा हो जाएगा तब जाके उनका आधार आईडी बन सकता है। वही नंबर रहेगा सेम जो बाल आधार में दिया, ताकि बचपन से लेके आपके पूरे जीवन तक आपको एक ही आधार नंबर मिलता है, जिसके हिसाब से आपको सारी सुविधाएं और आइडेंटिफिकेशन हो पाए। फर्स्ट आर्टिकल लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के बारे में है। अच्छा, एक छोटी सी बात आपने ज़रूर से कभी न कभी किसी न किसी रूप में सुनी होगी कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर से बचना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की जो ज़मीन है, घर है, जायदाद है, सब कुछ बिक जाता है। ये वास्तव में एक बहुत ही सच्ची बात है, क्योंकि अगर आप कोर्ट के चक्करों में पड़ते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। हालांकि आपके पैसे खर्च ना हो, इसके भी विकल्प हैं, लेकिन इन विकल्पों को, इन ऑप्शंस को यूज करने वाले लोगों की संख्या कम है। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने अभी हाल ही में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को लॉन्च किया है 365 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि 22 स्टेट्स में होंगे पूरे इंडिया में। इसे नालसा के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। नालसा का क्या काम होता है? देखिए, फंडामेंटली अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो इसका काम यह है कि जो गरीब लोग हैं, जब वो किसी क्रिमिनल केस में फंस जाते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई लॉयर हायर कर सकें। इन दैट केस वो नालसा के पास जा सकते हैं। नालसा उन्हें अपनी ओर से एक लॉयर देता है जो उन्हें डिफेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है। भारत में 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। जो भी केसेस इनके फाइल होते हैं उनमें से केवल 10 से 12% ऐसे केसेस हैं, स्पेसिफिकली जो क्रिमिनल केसेस हैं, उन्हें नालसा के लॉयर्स के द्वारा डिफेंड किया जाता है। इसका एक बेसिक रीजन ये होता है कि लोग अपनी ओर से किसी ऐसे लॉयर को हायर करना चाहते हैं क्रिमिनल केसेस में जहां सजा होने की संभावना हो, जो बहुत इफिशिएंट हो। लेकिन इस इफिशियंसी के चक्कर में उनके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। इसका एक कारण और भी है कि ज्यादातर लोग नालसा की इन एक्टिविटीज को लेकर अवेयर नहीं है कि हाँ, उन्हें वहां से भी अच्छे लॉयर्स मिल सकते हैं जिसमें उनके पैसे नहीं लगेंगे। फर्दर, जो बाकी की पॉपुलेशन है वो प्राइवेट काउंसलर्स को हायर करती है, और उन्हें हायर करने के लिए कई बार तो उन्हें अपनी ज्वेलरी, अपना घर, अपनी जमीन, ये सब मॉर्टगेज पे रखना पड़ जाता है ताकि वो उनकी फीस को पे कर सकें। इसीलिए जो लीगल एड है उसे एक्सटेंड करना बहुत जरूरी है मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन तक। तो जो LADC है, ये पूरा सिस्टम इसी बात पर फोकस करेगा कि ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन तक पहुंचा जाए, उन्हें अवेयर किया जाए कि आपको अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख के या बेचने के बाद लॉयर को हायर करने की आवश्यकता नहीं है। नालसा आपके लिए है जो आपको फ्री लीगल एड देने की कैपेसिटी में है और दे सकता है। बात करते हैं नालसा के बारे में। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 के माध्यम से। इसका एक काम तो ये था कि ये फ्री लीगल सर्विसेज दें उन सभी लोगों को जो गरीब हैं, वल्नरेबल हैं। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइज करवाएं लोक अदालत। ये अदालतें ऐसी होती हैं जो किसी भी मामले को, डिस्प्यूट को एमिकेबली यानी कि आपसी सहमति से निपटा देती हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो इन लोक अदालत के लिए पैटर्न इन चीफ होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लोक अदालत उनकी निगरानी में काम करते हैं। जैसे ये लोक अदालत नालसा के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाते हैं सेंट्रल लेवल पे, तो नालसा की तर्ज पे स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि सालसा हुआ करता है। इनका भी वही काम है जैसे कि नालसा सेंट्रल लेवल पे काम करता है। ये फ्री लीगल एड देते हैं स्टेट्स में, और स्टेट्स में लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाते हैं। स्टेट में जो लोक अदालतें होती हैं उन्हें जो वहां के चीफ जस्टिस होते हैं रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के, वो पैटर्न इन चीफ होते हैं इनके लिए। उम्मीद करते हैं यह आर्टिकल आपने समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेनामी लॉ ऑफ 1988 के बारे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ प्रोविजंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, ये बोलते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें देखिए प्रावधान ये था कि अगर कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है, या फिर दोनों, अगर वो बेनामी ट्रांजेक्शन में इंडल्ज पाया गया तो। इसमें क्या बुराई थी? अगर किसी ने बेनामी ट्रांजेक्शन किया है तो 3 साल की जेल या फाइन हो जाए। एक्चुअली में दिक्कत ये थी कि इस कानून को समय से पहले से लागू किया जा रहा था। अगर आपने फंडामेंटली पॉलिटी पढ़ी हो तो आपको पता हो कि आर्टिकल 20 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। आप किसी भी लॉ को जिसमें पनिशमेंट की क्रिमिनल नेचर का वो लॉ हो, उसे आप समय से पहले से लागू नहीं कर सकते। 2016 में सरकार ने बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 पास किया। इसने ओरिजिनल जो बेनामी एक्ट ऑफ 1988 था उसमें संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। इसमें कंट्रोवर्शियल क्लॉज ऐड किया गया, दैट वाज सेक्शन 3 क्लॉज 2। इसमें कहा गया कि अगर कोई इस प्रकार के ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है तो 3 साल की जेल हो सकती है। दिक्कत इसमें नहीं थी कि 3 साल तक की जेल हो सकती है, दैट वाज ओके। दिक्कत ये थी कि इस कानून को 1988 से इंप्लीमेंट कर दिया गया,
यानी कि 5 सितंबर 1988 से लेकर 25 अक्टूबर 2016 के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें जिन लोगों ने ये ट्रांजेक्शन किए हैं वो भी शामिल हैं, वो पकड़े गए तो उन्हें भी जेल हो जाएगी। अब इस लिहाज से इस कानून को 28 ईयर्स पहले से इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसको क्वेश्चन किया गया। फर्दर सेक्शन 5 जो है वो ये कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड है, जो पहले हो चुकी है, उसमें भी उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। 2019 में कलकत्ता हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया गया। यह कहा गया कि आप इसे रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। कानून अच्छा है लेकिन समय के बाद से लागू होगा। 2016 के पहले इसे कैसे लागू किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट में। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ साफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा सेक्शन 3 क्लॉज 2 और 5 दोनों ही इनवैलिड होंगे क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का उल्लंघन करते हैं, जहां पर यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी कन्विक्ट किया जाएगा जब उसके अपराध करते वक्त वो कानून बनाया जा चुका हो। एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस, वो जब अपराध किया गया हो तब वो अपराध की श्रेणी में रखा गया हो। आप बाद में कानून बना के उसे उसके पहले से अपराध की श्रेणी में नहीं डाल सकते। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि चलो आप मान लो सेक्शन 3 क्लॉज 2 इनवैलिड कर रहे हो, 5 तो छोड़ दो, इसमें तो ऐसा कुछ प्रोसिक्यूशन वाला मामला नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आर्टिकल 20 के तहत ये भी प्रोसिक्यूशन की श्रेणी में आएगा। तो सेक्शन 3 क्लॉज 2 और 5 दोनों को इनवैलिड कर दिया गया, दोनों को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया ऑन द ग्राउंड कि इसे समय से पहले से लागू किया गया। एक आर्टिकल और डिस्कस करते हैं, फ्लोर टेस्ट। बिहार में देखिए सरकार बदल गई है। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी हाल ही में फ्लोर टेस्ट में सक्सेस अटेन की है। पहले अलायंस जेडीयू और एनडीए का हुआ करता था, अभी जेडीयू ने एनडीए से खुद को बाहर कर लिया है और अलायंस बनाया है आरजेडी और कांग्रेस के साथ। तो नई सरकार बन गई, नए चीफ मिनिस्टर भी बन गए जो कि वही हैं जो पहले थे, लेकिन उनसे कहा गया कि आप ये साबित करिए कि आपके पास मेजोरिटी है। तो जो मेजोरिटी साबित करने की प्रक्रिया है उसे ही कहा जाता है फ्लोर टेस्ट, वो अभी हो गया है। इसके जरिए ये देखा जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव है क्या उनके पास लेजिस्लेचर में कॉन्फिडेंस है, मेजोरिटी है कि नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें गवर्नर चीफ मिनिस्टर से कहते हैं कि आइए लेजिस्लेटिव असेंबली में फ्लोर पर अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए। कैसे किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो चीफ मिनिस्टर होंगे उन्हें गवर्नर अपॉइंट करेंगे। गवर्नर इन जनरल जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके हेड होते हैं, लीडर होते हैं। अगर किसी भी केस में उनकी मेजोरिटी को क्वेश्चन किया जाए तो पार्टी के लीडर से कहा जाता है आइए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए। चीफ मिनिस्टर अगर मान लीजिए वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उन्हें रिजाइन करना पड़ जाता है। यह प्रक्रिया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में ही ऑप्ट की जाती है। अगर कोलिशन गवर्नमेंट में कोई डिफरेंस आ गया तो भी चीफ मिनिस्टर से गवर्नर बोल सकते हैं कि मेजोरिटी प्रूव करिए, नहीं रिजाइन करिए। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कंपोजिट फ्लोर टेस्ट। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट में क्या होता है? एक ही पार्टी में दो लोग हैं या एक ही कोलिशन में दो लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं मेरे पास मेजोरिटी है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहे हैं मेरे पास मेजोरिटी है मैं सीएम बनूंगा। तो दोनों लोगों को एक साथ बुला लेते हैं कि आओ एक साथ बैठो और फिर वोटिंग करवाते हैं। इसमें कहा जाता है कि आप लोग डिवाइड कर लीजिए कौन किसको वोट कर रहा है। एंड ऑफ द सेशन ये देखा जाएगा। कुछ लोग चाहें तो देखिए इवैल्यूएशन उनसे होगा जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं। वॉइस वोट हो सकता है, कोई चाहे तो एब्सेंट हो जाए, कोई चाहे तो प्रेजेंट रहे और वोट ना करे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैलेट या स्लिप किसी के माध्यम से भी वोट कर सकते हैं। वोट दोनों लोगों को होगा और बाद में देखा जाएगा किसको मिले ज्यादा वोट। जिसको मिलेगा ज्यादा वोट बने वो ही बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। अगर किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो ये गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है, विवेकाधिकार है कि वो किसको चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे बुलाना चाहते हैं ओथ दिलवाने के लिए। बाद में हो सकता है उनसे कहा जाए कि अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दीजिए क्योंकि डाउट है कि आपके पास मेजोरिटी है या नहीं है। इतना अगला आर्टिकल बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि एक नए चीफ जस्टिस यूयू ललित जो 49th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, वो अब इसके हेड बने, नए चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट करेगी इन सुप्रीम कोर्ट, ये इन्होंने एश्योर किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? इसमें 5 से अधिक जज होते हैं जो कि नॉर्मल चीज़ों पे काम नहीं करते, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होते हैं उन पे काम करते हैं। इससे पहले जो केसेस होते थे उनमें मैक्सिमम 2 जजेस के बेंच से सॉल्यूशन लिया जाता था। 5 जजेस के बेंच जब होती है तो होता यह है कि कई सारे जजेस हैं तो उससे ज़्यादा प्लुरैलिटी ऑफ जजेस अगर होंगे, कई सारे जजेस होंगे तो बेहतर तरीके से किसी चीज़ को समझ पाएंगे और ज़्यादा डिबेट कर पाएंगे। रदर देन अगर 2 जज हैं या 3 जज हैं जो अभी तक होता आया है, उससे होता यह है कि लिमिटेड जज रहते हैं तो ज़्यादा डिबेट का स्कोप नहीं बनता। ज़्यादा जजेस होंगे तो और ज़्यादा डिटेल में उसको एनालाइज किया जा पाएगा और ज़्यादा ब्रेन्स उस पर ऑपरेट करेंगे, उसको बेहतर तरीके से उस इशू के बारे में मंथन कर पाएंगे। इसलिए बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थ्रू आउट द ईयर सुप्रीम कोर्ट में रहेगी और जिसमें 5 या 5 से अधिक जज रहेंगे। पहले हालांकि 2 या 3 जज ही केवल रहा करते थे। तो कब बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं? तो आर्टिकल 145 के सबसेक्शन 3 के अंदर कि मैक्सिमम जजेस जो बैठेंगे जहाँ पर लॉ का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो जो कि संबंधित हो
संविधान से यानी कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर जो भी आर्टिकल 143 के अंदर आ रहा हो, उन सभी चीज़ों को समझने के लिए रेफरेंस रखता हो, तो वो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठनी चाहिए। आर्टिकल 143 पहले है क्या? तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेता है अंडर लॉ, अंडर आर्टिकल 143। इसके अंदर प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन ले सके जो उनको लगे कि इंपॉर्टेंट है पब्लिक वेलफेयर के लिए। इट इज़ अंडर आर्टिकल 143। 145 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत क्या है कि कितने मिनिमम जज उसमें बैठेंगे इसके इंटरप्रिटेशन के लिए। तो 45 सबसेक्शन 3 के अंदर नंबर कितना दिया गया है? शैल बी 5। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी केस है तो इतने एटलीस्ट आपके पास जजेस बैठने चाहिए 5। किस संदर्भ में है आर्टिकल 145? तो वो है आर्टिकल 143 के संदर्भ में। ठीक है, तो आपको 5 अब होते हैं, पहले 2 या 3 भी हुआ करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करती है प्रेसिडेंट पे उनकी क्वेरी का आंसर करके, लेकिन जो वो बातें बताती हैं प्रेसिडेंट को कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, उनके विवेक पर निर्भर करता है कि भाई वो करना चाहें तो करें, नहीं तो नहीं करें। कई ऐसे 2 या 3 बेंच के जजेस आए हैं, जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट दी है कि एक चीज़ पे एक बेंच बैठी उसने कुछ और कहा, 2 जजों की और एक बेंच बैठी उन्होंने कुछ और जजमेंट दी। इससे पता लगा कि अगर ज़्यादा बड़े जजेस की एक बेंच बैठेगी, 5 या 4-5 जजेस अगर एक साथ बैठ रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा बेहतर तरीके से कंसेंसस बिल्ड हो पाएगा। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक मुद्दा आया, उसके बेसिस पे आपने 3 जज बैठा दिए और वो बात कर रहे हैं। इससे बेटर है कि एक परमानेंट बेंच हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज़ पे बात कर पाए, क्योंकि अक्सर हम न्यूज़ में पढ़ते हैं आर्टिकल 370 हो या कोई और आर्टिकल हो जिस पे बार बार बातें होती हैं, जहाँ संविधान की बातें आती हैं, उसके इंटरप्रिटेशन पे बातें आती हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए बात की गई है कि अब एडहॉक बेसिस पे काम करने के बजाय एटलीस्ट एक बेंच तो रहेगी। और आर्टिकल 145 के सबसेक्शन 3 में हमने देखा कि मिनिमम 5 जजेस का तो अब सिस्टम आ चुका है। तो 5 जजेस की एक बेंच होती है जो संविधान से संबंधित सभी चीज़ों के ऊपर काम करती है। तो क्यों हुआ भाई? हमने देखा 2 या 3 जजेस की जब बेंच पहले रही है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए हैं, इसलिए ये देखा गया कि भाई कुछ ऐसा करना चाहिए। तो एक PYQ पिछले साल आया था, Any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by Chief Justice of India with prior permission of President of India. A High Court of India has the power to review its own judgment as a Supreme Court or as a Supreme Court does. कौन से ऑप्शन सही है या गलत है? बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। आप जुडिशरी पढ़िए, लक्ष्मीकांत से उठा के पॉलिटी में उठा के, तो आपको पता लगेगा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि हमसे करेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो इट्स सी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, राइट। अब आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जो बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल के बारे में। इसमें सुप्रीम कोर्ट के इस रूल में कुछ बदलाव सेंटर द्वारा किए गए हैं, जिसमें कि जो शॉफर्स और डोमेस्टिक हेल्प की बात है, तो वो रिटायर्ड जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अब उनके पूरे जीवन काल तक दिए जाते हैं। जो असिस्टेंट है, सेक्रेटेरिएट जो दिया जाता है ऑफिशियल काम के लिए, वो भी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उनको सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस मिलेगी, और जो उनके स्टाफ होंगे उनकी सैलरी अलाउंस बिल्कुल उसी के बराबर होगी जो किसी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को दिए जाते हैं। फिर सिक्योरिटी कवर की जब हम बात करें, 24 आवर्स सिक्योरिटी कवर 5 साल तक के लिए दी जाएंगी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को, और 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। याद रखिए, हर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बनते। फिर जो पुराने CJI हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जो जस्टिस हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएं, ऑब्वियस सी बात है। जो इनका एक बिल है वो अराउंड 4200 तक ये रिम्बर्स करा सकते हैं अपने फ़ोन का और इंटरनेट का। रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती है। जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर कुछ लाउंज होते हैं, स्पेसिफिक VIP लॉन्जेस, उनमें स्पेशल एंट्रेंस और स्पेशल सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं चीफ जस्टिस और जजेस को। तो वो रिटायरमेंट के बाद भी उनको मिलनी जारी रहेंगी, ये प्रावधान इसमें किए गए हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर किसी जज को किसी राज्य की सरकार की तरफ से या फिर किसी और पद पे होने की वजह से ये सुविधाएं पहले से मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको ऑलरेडी एक सेक्रेटेरिएट मिला हुआ है, एक रेंटेड अकोमोडेशन मिली हुई है, सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है, तो उनको दुगना मिलेगा, वो एक ही जगह का मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन है, जब आप दूसरी जगह इस पोस्ट में कहीं पर ऐसे फ़ायदे उठा रहे हो तो आपको ये सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।